ओके बच्चों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम फाइनली उस एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, एटीपी सिंथेस, जिसको डिस्कस करने के लिए हमने पहले इतनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस किया है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डिस्कस किया। ठीक है, सो दिस लेक्चर इज अबाउट एटीपी सिंथेस एंजाइम, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, वर्किंग, ठीक है, और किस तरह से ये किस मॉडल के थ्रू, जो कीमी ऑस्मोटिक मॉडल है जिसके थ्रू ये एटीपी प्रोडक्शन करवाता है, उस मॉडल को भी हम स्टडी करेंगे। कीमी ऑस्मोटिक या कीमी ऑस्मोटिक कपलिंग। ओके, सो अभी बच्चों जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है, उसमें रिसेंटली आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, चाहे वो कोई सा भी सोर्स है, आपके पास वो NADH है या FADH है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, सो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान आपके पास प्रोटॉन पंपिंग होना शुरू हो जाती है विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो ये अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की है कि इस मेम्ब्रेन में नॉर्मली 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके साथ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एसोसिएट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अदर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे सपोज अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है NADH, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन को ट्रांसफर करता है। यूबिक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस होती है और कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ आती है। सो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के दौरान आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्रोटॉन्स को पंप भी करवाता है, यानी 2 प्रोटॉन के ट्रांसफर, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ साथ आपके पास यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग भी हो रही है। और ये किस कंपार्टमेंट में हो रही है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अलावा हमने ये चीज़ देखी थी कि इस केस में इस रूट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यूज नहीं होता। सो व्हेन दिस रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोल विल अप्रोच कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से साइटोक्रोम C को ट्रांसफर करेगी, 2 साइटोक्रोम C को। तो इस केस में आपके पास दोबारा से 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और फाइनली जब आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है कि आपकी ये जो 2 साइटोक्रोम C हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पॉन्स में आपका यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो हाफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। यानी कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में से हाफ ऑफ द ऑक्सीजन विल रिड्यूस जब आपका एक NADH 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो ये फाइनल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। और इस प्रोसेस के दौरान भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स चूंकि ट्रांसफर हो रहे हैं साइटोक्रोम C से ऑक्सीजन तक, सो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के रिस्पॉन्स में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यानी ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, दिस इज डोनर एंड दिस इज फाइनल एक्सेप्टर जिसका हाफ मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, सो डोनर से एक्सेप्टर तक जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं थ्रू दीज कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, सो इस ट्रांसफर के दौरान, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान आपके पास मल्टीपल प्लेसेस पे प्रोटॉन पंपिंग हुई है। ठीक है,
और इस प्रोटॉन पंपिंग की वजह से हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपके एक कंपार्टमेंट के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन हाई हो रही है और दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो रही है। सो एक तरह का ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। एंड वी ऑल नो कि जब भी आपके पास ग्रेडियंट डेवलप होगा, डिफरेंस डेवलप होगा, तो ये ग्रेडियंट, ये डिफरेंस किस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। सो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस था जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी, और आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स हैं, उन्होंने उस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दिया। इन 4 में से 3 कैरियर्स ने उस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दिया, बल्कि उस एनर्जी को यूज करते हुए प्रोटॉन पंपिंग करवा के उस एनर्जी को कंजर्व कर दिया है इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या कहते हो? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। सो नाउ दिस ग्रेडियंट, दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ये मेन वो फोर्स है, ये ग्रेडियंट वो मेन आप कह लें कि स्टार्टर है जिसने क्या करना है? एटीपी को प्रोड्यूस करवाने के लिए एनर्जी रिलीज करवानी है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कपल्ड हुआ विद एन एंडरगोनिक प्रोसेस जिसको आप क्या कहते हैं? प्रोटॉन पंपिंग। नॉन स्पॉन्टेनियस और एंडरगोनिक प्रोसेस के साथ। और ओवरऑल अब इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स इस पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हुए क्या चीज प्रोड्यूस होगी? एटीपी। और किस एंजाइम ने इस एनर्जी को यूज करना है? एटीपी सिंथेज। ठीक है। सो आज का जो हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर हमने ये देखना है जो आपके पास एंजाइम है, सॉरी, आज का जो एंजाइम है, उस एंजाइम के अंदर हमने ये देखना है कि किस तरह से ये एंजाइम एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स को, जो कि इस ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन के पास प्रेजेंट है, ठीक है, उसको यूज करता है और क्या चीज प्रोड्यूस करता है? एटीपी। अब प्रीवियस लेक्चर में मैं ये चीज ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी मैग्नीट्यूड डबल होती है। बिकॉज हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से प्रोड्यूस होती है? डिफरेंस की वजह से। और यहाँ पे आपके पास जो दोनों कंपार्टमेंट्स हैं, मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इन दोनों कंपार्टमेंट्स में किसी एक चीज का डिफरेंस नहीं है, बल्कि डिफरेंस आपके पास दो चीजों का है। एक तो एक केमिकल स्पीशी का डिफरेंस है, प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन का डिफरेंस है, और दूसरी तरफ चार्ज का डिफरेंस है, पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस है। ठीक है। सो आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड डबल है, बिकॉज इस केस में दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी प्रोटॉन मोटिव फोर्स को प्रोड्यूस कर रही है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी प्रोटॉन मोटिव फोर्स की मैग्नीट्यूड को क्या करती जा रही है? डबल करती जा रही है। सो नाउ एटीपी सिंथेज, जिसको समटाइम्स कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहा जाता है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जो कि बिल्कुल इन कॉम्प्लेक्सेस के एडजेसेंट प्रेजेंट है, ये इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स को यूज करेगा, और इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स से जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को क्या करेगा? यूज करते हुए एटीपी की प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे दोबारा से एक कपलिंग ऑब्जर्व करोगे कि इस केस में जो एटीपी सिंथेज है, उसके पास एक चैनल है जहां से प्रोटॉन ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जरा आप लोग खुद इस चीज को इमेजिन करो कि दिस ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इज स्पॉन्टेनियस एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, जहाँ पे भी किसी मॉलिक्यूल की जिस कंपार्टमेंट के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो स्पॉन्टेनियसली उस कंपार्टमेंट से ऑटोमेटिकली दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ ट्रेवल करता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। सो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन है, सिर्फ उसको चैनल चाहिए,
बिकॉज बाकी जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके बारे में मैंने बताया था कि ये वेक्टोरियल प्रोटॉन पंपिंग करवाते हैं, यानी वापस प्रोटॉन इस चैनल के थ्रू नहीं जा सकते। सो वापस जाने के लिए सिर्फ एक ही इंजाइम है जिसके पास वो चैनल अवेलेबल है। सो प्रोटॉन यहाँ से जब ट्रेवल करेंगे वापस जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, बिकॉज ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो ऑब्वियसली ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सर्गोनिक प्रोसेस होगा। और इस एक्सर्गोनिक प्रोसेस से निकलने वाली एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी सिंथेस एक एंडरगोनिक प्रोसेस यानी एटीपी प्रोडक्शन कैटालाइज करवाएगा। सो अगेन यहाँ पे भी एक कपलिंग है, एटीपी सिंथेस भी एक कपलिंग स्ट्रेटजी के थ्रू एटीपी की प्रोडक्शन करवाता है, एंड दिस कपलिंग इज कॉल्ड एज कीमियोस्मोटिक कपलिंग। ठीक है, सो अब हम इस चीज को देख लेते हैं कि व्हाट इज कीमियोस्मोटिक मॉडल या कीमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपके प्रोटॉन मोटिव फोर्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है। और एटीपी सिंथेस उस एनर्जी को यूज करता है, उस एनर्जी को हार्नेस करता है, और उस एनर्जी को यूज करते हुए उस एनर्जी को कपल करता है, उस एक्सर्गोनिक प्रोसेस को कपल करता है विद एन एंडरगोनिक प्रोसेस विच इज एटीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी आपके पास एक एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेस की कपलिंग हमने ऑब्जर्व करनी है। ओके, सो कीमियोस्मोटिक कपलिंग में आपके पास अगेन एक कपलिंग है, बट दिस टाइम जो कपलिंग हमने ऑब्जर्व करनी है, दिस कपलिंग इज बिटवीन अ केमिकल रिएक्शन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि इस केस में आपके पास एक केमिकल रिएक्शन, और ऑब्वियसली आप लोग अब प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो केमिकल रिएक्शन कौन सा है, एंडरगोनिक केमिकल रिएक्शन है विच इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, सो दिस एंडरगोनिक केमिकल रिएक्शन इज कपल्ड with an exergonic transport process। ठीक है, दिस प्रोसेस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज एक्सर्गोनिक। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कौन सा है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम पी साइड फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टुवर्ड्स एन साइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी जब आपके प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ आएंगे, सो दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एक्सर्गोनिक प्रोसेस, एंड एटीपी सिंथेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को कपल करता है विद अ केमिकल रिएक्शन विच इज एंडरगोनिक इन नेचर। सो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि जो एटीपी सिंथेस का मैकेनिज्म है वो इस कीमियोस्मोटिक कपलिंग पे बेस करता है। ठीक है, इसमें एक केमिकल रिएक्शन एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के साथ कपल है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कपलिंग एक्चुअली होती किस तरह से है। इसको समझने के लिए ऑब्वियसली हम लोग एटीपी सिंथेस का स्ट्रक्चर देखेंगे और वहां पे चेक करेंगे कि एटीपी सिंथेस में कैसे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन से निकलने वाली एनर्जी है वो एटीपी प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करती है। इस क्वेश्चन को हम वहां पे क्लियर करेंगे। लेकिन अभी जो आपने यहाँ पे चीज़ अपने माइंड में रखनी है, और इसको मैं आगे एक स्लाइड में इंशाल्लाह क्लियर करती हूँ, कि ये जो कपलिंग है आपके पास कीमियोस्मोटिक कपलिंग जो कि एटीपी सिंथेस ने यहाँ पे करवानी है, दिस कपलिंग इज ऑब्लिगेट कपलिंग। ठीक है, ऑब्लिगेट कपलिंग एक ऐसी टाइप ऑफ कपलिंग है जिसमें अगर आप किसी एक केमिकल रिएक्शन को रोकते हो तो दूसरा केमिकल रिएक्शन भी रुक जाता है। लाइक अगर एटीपी की प्रोडक्शन रुकेगी तो ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगी। लॉजिकली तो हम ये कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एज इट इज चलते रहते हैं, बट ऐसा ऐसा सिनेरियो जिसमें ये दोनों रिएक्शंस कपल्ड हैं और वो कपलिंग ऑब्लिगेट कपलिंग है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक प्रोसेस को रुकते हो तो ग्रेजुअली दूसरा प्रोसेस भी स्लो होता है और ऑटोमेटिकली
स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, हमें ये चीज़ तो समझ आती है कि अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन रुकेगी, ये प्रोसेस रुकेगी, तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन भी रुक जाएगा, बिकॉज इस प्रोसेस ने उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और इन दी एब्सेंस ऑफ एनर्जी ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। बट ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि अगर एटीपी प्रोडक्शन रुकेगी तो उससे ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर क्लियर करूंगी, जहां पे मैं इस पॉइंट को जस्टिफाई करूंगी कि जो कीमी ऑस्मोटिक कपलिंग है, ये एक्चुअली एक ऑब्लिगेट कपलिंग की टाइप है, यानी अगर एटीपी प्रोडक्शन रुकेगी तो ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगी, अगर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रुकेगा तो अल्टीमेटली एटीपी प्रोडक्शन भी रुक जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, सो अभी तक जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ये थोड़ा बेसिक सी चीज़ें थी जो कि काफ़ी हद तक हम लोगों ने पहले भी देखी हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनके बारे में हम ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते रहे, बट अब हमने देखना है एटीपी सिंथेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, और एटीपी सिंथेज किस तरह से, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है ना कि वहां पे ये कपलिंग एक्चुअली होती किस तरह से, इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आप लोगों के सामने एटीपी सिंथेज का मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ जिसमें इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। आप उन कंपोनेंट्स को देख लें, टोटल कितने सब यूनिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर क्लियर हो जाएंगी तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो टोटल एटीपी सिंथेज के 2 फंक्शनल यूनिट्स हैं। ठीक है, जिसमें एक यूनिट है आपके पास एफ नॉट पोर्शन और सेकेंड यूनिट है एफ वन पोर्शन। ये 2 फंक्शनल सब यूनिट्स हैं, जिसमें से जो आपका एफ नॉट पोर्शन है मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन में इम्बेड हुआ होता है, और जो एफ वन पोर्शन है ये किस साइड पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली साइड पे। ठीक है, सो इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये आप लोगों के पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि इसमें पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस भी प्रेजेंट हैं। तो मैं उन कॉम्प्लेक्सेस को अब ड्रॉ नहीं करी, हम लोग यहाँ से ऑनवर्ड अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या सिर्फ और सिर्फ एटीपी सिंथेज की बात करेंगे, बिकॉज हमने उन कैरियर्स की पूरी जो मशीनरी है उनके अंदर जितने आपके पास प्रोटॉन पंप्स हैं और वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं इन डिटेल्स। लेकिन अब हम लोग सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे, एटीपी सिंथेज को। सो इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रही हूँ, और इसमें आप लोगों के पास एटीपी सिंथेज भी प्रेजेंट है, जिसको समटाइम्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर 5 भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसमें मैं कह रही हूँ कि आपके पास 2 फंक्शनल सब यूनिट्स हैं, जिसमें से एक एफ नॉट पोर्शन है विच इज मेम्ब्रेन बाउंड, इट मीन्स कि ये पोर्शन यहाँ पे कहीं आएगा मेम्ब्रेन के अंदर, और दूसरा पोर्शन आपके पास है F1, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड दिस इज मैट्रिक्स। सो F1 पोर्शन आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली साइड में है। ठीक है, सो अब मैं पहले एफ नॉट पोर्शन मेम्ब्रेन बाउंड पोर्शन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। सो ये जो एफ नॉट पोर्शन है इसमें आपके पास एक सी रिंग होती है। इसे रिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज मल्टीपल सी सब यूनिट जो हैं, एक से ज़्यादा सी सब यूनिट, सपोज ये एक सी सब यूनिट है, देन सेकंड, देन थर्ड, ये सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, सो इसको आप कहते हैं दिस इज सी रिंग। कुछ सब यूनिट आपके यहाँ के पीछे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे नजर आए। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि उसमें टोटल कितने सी सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमेशा ये सी सब यूनिट एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे। ठीक है, ये मल्टीपल सी सब यूनिट है सपोज। सो दिस इज सी रिंग पोर्शन ऑफ एफ नॉट। सो एफ नॉट के अंदर आपने एक चीज देख ली, सी रिंग, जिसमें आपके पास मल्टीपल सी सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन सी सब यूनिट के साथ बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास सब यूनिट ए प्रेजेंट होता है, जिसको मैं यहाँ रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है,
सी सब यूनिट के बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास यहाँ पे ए सब यूनिट है दिस वन, ठीक है। और इस ए सब यूनिट के अंदर प्रोटॉन चैनल प्रेजेंट है। ए सब यूनिट के अंदर क्या चीज है? प्रोटॉन का चैनल। इसका मतलब है कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ढेर सारे प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स एक्चुअली इस चैनल के थ्रू, ये जो आपके पास यहाँ पे ए सब यूनिट के अंदर प्रोटॉन कोर है, प्रोटॉन चैनल है, यहाँ से वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ आए, ठीक है। लेकिन ये जो चैनल यहाँ पे ए सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ से ओपन हो रहा है और बिल्कुल एंड तक यहाँ पे जाके खत्म होगा, नो। ये चैनल टू हाफ चैनल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी यहाँ से ओपन होता है, इधर आके क्लोज हो जाता है, और फिर सेकंड यहाँ से ओपन होता है और नीचे आके प्रोटॉन को रिलीज करेगा। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। सो एक प्रोटॉन चैनल जो ए सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट है, वो आगे टू हाफ चैनल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। एफ नॉट सब यूनिट के ये दो कंपोनेंट्स मैंने बताए। अब हम आते हैं F1 पोर्शन की तरफ, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, जस्ट ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सेकंड आप लोगों का जो पार्ट है F1 पोर्शन एटीपी सिंथेज का, इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ये चीज़ तो हमें पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें फर्दर कितने सब यूनिट्स हैं? सो ये सी रिंग, ए सब यूनिट, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, आपके पास जो नीचे वाला F1 पोर्शन है, इस F1 पोर्शन के अंदर टोटल 9 सब यूनिट्स हैं। 3 अल्फा, 3 बीटा, एक गैमा सब यूनिट है, एक एप्सिलॉन और एक सिग्मा, ठीक है। ये 9 सब यूनिट्स आपने किस में ऑब्जर्व करने हैं? F1 के अंदर। सो F0 के अंदर जो दो सब यूनिट्स थे वो बताए मैंने, उसके बाद F1 के अंदर टोटल 9 सब यूनिट्स हैं, जिनको हम देख लेते हैं कि ये किस फॉर्म में अरेंज होते हैं। यहाँ पे आपके पास जस्ट लाइक दिस एक पैटर्न प्रेजेंट होता है, जिसमें अल्फा बीटा सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट्स। सपोज ये अल्फा सब यूनिट है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ बीटा सब यूनिट को, ठीक है। उसके बाद अगेन अल्फा सब यूनिट, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से आपके पास यहाँ पे बैक साइड पे एक बीटा सब यूनिट, देन अल्फा सब यूनिट, और अगेन एक बीटा सब यूनिट। सो आपने देख लिया कि यस, इस केस में आपके पास 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट्स मैंने ड्रॉ की, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली साइड में। सो ये जो आपके पास अल्फा बीटा सब यूनिट्स हैं, 3 अल्फा एंड 3 बीटा सब यूनिट्स, ये मैट्रिक्स वाली साइड में प्रेजेंट हैं, और ये कनेक्टेड हैं इस F0 पोर्शन के साथ। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड पोर्शन है, दिस इज F0 पोर्शन, और ये वाला पोर्शन F1 पोर्शन है, जिसमें से मैंने ये दो सब यूनिट्स अभी आप लोगों को दिखाए। सो इन एडिशन टू दीज टू सब यूनिट, आपके पास इस F1 पोर्शन के अंदर गैमा, सिग्मा और एप्सिलॉन, ये तीन सब यूनिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो गैमा पोर्शन आपके पास जस्ट लाइक अ रॉड, ये प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका एक पॉइंटर जो है वो बीटा सब यूनिट की तरफ प्रेजेंट होता है, किसी एक बीटा सब यूनिट की तरफ, ठीक है। ये पॉइंटर है किसका? गैमा सब यूनिट। और गैमा सब यूनिट के बिल्कुल साथ आपके पास क्या चीज प्रेजेंट होती है? एप्सिलॉन, और यहाँ पे
सिग्मा सब यूनिट प्रेजेंट होता है। सो ये आपके पास पोर्शन है, ये कंप्लीट जो आपने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑब्जर्व किया है, दिस इज F1 पोर्शन ऑफ एटीपी। और इस केस में F1 पोर्शन को F0 पोर्शन के साथ कंबाइन करने के लिए, कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक एडिशनल सब यूनिट प्रेजेंट होता है विच इज बी सब यूनिट। ठीक है, सो ये जो बी सब यूनिट ब्लैक में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन है जो कि दोनों तरफ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन में भी और मैट्रिक्स में भी। सो आई थिंक सो कि अब आप लोगों को ये जो डिफरेंट सब यूनिट्स हैं इनका आइडिया हो गया होगा। तो अगर ये क्लियर है तो अब हम इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं, एटीपी सिंथेस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेस, अभी तो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बताया, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था ना कि एटीपी सिंथेस जब वर्क करता है तो वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को, यानी प्रोटॉन की वापस जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में मूवमेंट है, इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को कपल करता है एटीपी प्रोडक्शन का जो केमिकल रिएक्शन है उसके साथ। तो ये कपलिंग किस तरह से होती है, कैसे प्रोटॉन की पंपिंग की वजह से एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है, इस चीज को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। अब होता क्या है कि जब आपके प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से इस चैनल को यूज करते हैं और ए सब यूनिट से वापस मैट्रिक्स में आने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ तक आपका ये जो चैनल है, इधर आके ये प्रोटॉन अब रुक गए हैं, बिकॉज आगे वाला जो पाथ है, आगे वाला जो हाफ चैनल है वो क्लोज है। सो प्रोटॉन फिर क्या करते हैं, इस चैनल से ट्रेवल करते हुए सी रिंग में यहाँ से पास करते हैं। ठीक है, और सी रिंग को पूरी तरह से रोटेट करवाते हुए सेकेंड हाफ चैनल में ऐड हो जाते हैं। यानी प्रोटॉन डायरेक्टली सीधा नहीं पास हुए, बल्कि प्रोटॉन इस हाफ चैनल से सी रिंग में रोटेशन करवाते हुए अब यहाँ से दूसरे हाफ चैनल में आए हैं, और फिर इधर से अल्टीमेटली ये कहाँ पे ट्रेवल करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये जो रोटेशन है ना, सी रिंग की रोटेशन, एक्चुअली यही वो मैकेनिज्म है, ये रोटेशन ही मेन रीजन है जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। दैट्स व्हाई एटीपी प्रोडक्शन का जो कैटालिटिक मैकेनिज्म है उसको समटाइम्स रोटेशनल कैटालिसिस भी कहा जाता है, कि अगर ये रोटेशन ना हो तो कैटालिसिस भी नहीं होगी। ठीक है, सो अब हम इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअली इस रोटेशन की वजह से हुआ क्या है। हमें तो कुछ समझ नहीं आई कि रोटेशन की वजह से एटीपी प्रोडक्शन में कैसे हेल्प मिल सकती है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअली रोटेशन का इफेक्ट किसके ऊपर हुआ है। सो रोटेशन की वजह से जैसे ही ये सी रिंग रोटेट करती है, तो जस्ट लाइक अ स्क्रू, जैसे आप किसी स्क्रू को अपने माइंड में रखो, तो आप उसका जो ऊपर वाला नॉब होता है जब उसको रोटेट करते हो तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो भी रोटेट करता है। ऐसे ही है ना, अगर आप उसको लूज करो या टाइट करो तो आप उसको ऊपर से नॉब से पकड़ के करते हो और उसका जो पूरा नीचे वाला पोर्शन है वो रोटेट करता है। सो ऐसे ही आपके पास ये जो एटीपी सिंथेस का ये जो नॉब है, F0 पोर्शन, इसमें रोटेशन का मतलब है कि नीचे वाले पोर्शंस में भी रोटेशन होगी, और अगर नीचे वाले पोर्शंस में रोटेशन होगी तो ये जो आपका पॉइंटर है गैमा सब यूनिट का, ये भी रोटेट करेगा। एक्चुअली ये पॉइंटर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आता है। ये पॉइंटर एक नीडल की तरह है जो कि इन तीन बीटा सब यूनिट्स के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आता है, जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन होती है या एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। ठीक है, सो लेट्स सी कि बीटा सब यूनिट्स की टोटल कितनी कन्फर्मेशंस हैं, और इस पॉइंटर के रोटेशन की वजह से, इस गैमा सब यूनिट की रोटेशन की वजह से, जो कि एक्चुअली प्रोटॉन्स की वजह से हो रही है, प्रोटॉन मूव किए हैं, सी रिंग रोटेट हुई है, गैमा सब यूनिट रोटेट हुआ है, एंड दिस रोटेशन ऑफ गैमा सब यूनिट इज एक्चुअली रोटेटिंग इट्स पॉइंटर। ठीक है, तो ये पॉइंटर एक्चुअली बीटा सब यूनिट्स की कन्फर्मेशंस को चेंज करेगा। ओके, ठीक है, इस चीज की तो समझ आ गई, लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए कि बीटा सब यूनिट्स की नॉर्मल कितनी कन्फर्मेशंस हैं। ठीक है, सो हम अब देखेंगे इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हुए, यहाँ से इसको कट करेंगे
ठीक है। और कट करने के बाद हम देखेंगे कि नॉर्मल बीटा सब यूनिट किस कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब पॉइंटर उनकी तरफ आता है, जब गैमा सब यूनिट का पॉइंटर उनकी तरफ पॉइंट होता है, तो उस केस में इनकी कंफर्मेशन कैसे चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने ये देखना है कि यस, इन बीटा सब यूनिट्स की कितनी कंफर्मेशंस हैं और ये पॉइंटर के रोटेट होने की वजह से एक्चुअली कंफर्मेशनल चेंजेस आते किस तरह से। ओके, सो नॉर्मली आप लोगों ने ये देखा है कि आपके पास जो ये पोर्शन है एफ नॉट पोर्शन, उसमें 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट्स हैं, और एक्चुअली ये वो पोर्शन है जो कि एटीपी प्रोडक्शन करवाता है, इसलिए मैं रेस्ट ऑफ पोर्शंस को डिस्कस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ये अल्फा और बीटा सब यूनिट की कंफर्मेशंस और उसमें प्रेजेंट इस पॉइंटर का जिक्र करूंगी। ठीक है। सो आपके पास ये जो 3 अल्फा और बीटा सब यूनिट्स हैं, ये हमेशा डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक अल्फा सब यूनिट हमेशा एक बीटा सब यूनिट के साथ एसोसिएट होता है, और ये 3 अल्फा बीटा डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और इन तीनों डाइमर्स में से हर एक डाइमर एक पर्टिकुलर मोमेंट में एक खास किस्म की कंफर्मेशन में प्रेजेंट होता है। लाइक अगर एक डाइमर ओपन कंफर्मेशन में है, जिसको आप ओ कंफर्मेशन कहते हो, तो सेकेंड डाइमर आपके पास होगा लूज कंफर्मेशन में, जिसको एल कंफर्मेशन कहते हैं, और तीसरा डाइमर आपके पास होगा टाइट कंफर्मेशन में, जिसको टी कंफर्मेशन भी कहा जाता है। और इन तीनों कंफर्मेशंस की, हम ये कहते हैं ना कि प्रोटीन की जो एक्टिविटी है, उसका जो एक्शन है, उसका जो फंक्शन है, वो उसकी कंफर्मेशन पे डिपेंड करता है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन के पीछे यही मैकेनिज्म है ना, कि अगर प्रोटीन की कंफर्मेशन चेंज हो जाए तो उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है, वो अपना रिएक्शन या तो ज्यादा स्पीडली भी कर सकती है, और या उस रिएक्शन को कंप्लीटली रोक भी सकती है, इनहिबिट भी कर सकती है। तो इसका मतलब है कि हर एक कंफर्मेशन दूसरी कंफर्मेशन से डिफरेंट है। सो अगर आप ओपन कंफर्मेशन को एक्सप्लोर करो, तो दिस इज द कंफर्मेशन जो कि प्रेफर करती है कि इसके साथ कोई भी न्यूक्लियोटाइड अटैच ना हो। इवन अगर कोई न्यूक्लियोटाइड पहले से अटैच है, तो ये उसको रिलीज करवा देगी, वहां से उसको डीटैच करवा देगी, बिकॉज इसकी जो फेवरेबल फॉर्म है, दिस फेवरेबल कंफर्मेशन ये प्रेफर करती है कि इस केस में कोई न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड नहीं हो। देन second confirmation is L confirmation, loose confirmation, and this is the confirmation जिसके लिए जो favorable forms हैं वो ADP and inorganic phosphate हैं। यानी इस केस में ऐसा नहीं है कि कंफर्मेशन एम्प्टी होगी, और ना ही ऐसा है कि इसमें एटीपी अटैच होगा, बल्कि इस केस में आपके पास एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लूजली अटैच होंगे। और टाइट कंफर्मेशन ऐसी कंफर्मेशन है जिसमें आपका एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्लोज एसोसिएशन के बाद एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इस केस में आपके पास जो प्रेफर्ड फॉर्म है दिस इज एटीपी। ठीक है। सो अब आप यहां से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर किसी तरह से आपकी ये कंफर्मेशन स्विच करती है, सपोज आपका कोई अल्फा बीटा सब यूनिट प्रीवियसली ओपन कंफर्मेशन में था और वो ओपन से एल कंफर्मेशन में आता है, तो वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड करेगा। प्रीवियसली इसके साथ कुछ बाइंड नहीं था, कोई न्यूक्लियोटाइड बाइंड नहीं था, बट कंफर्मेशनल चेंजेस की वजह से अगर वो एल कंफर्मेशन में आया है, तो पहले वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड करेगा। दोबारा अगर उसमें कंफर्मेशनल चेंजेस हुई तो वो एल से टी कंफर्मेशन में जाएगा, जिसमें ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करेगा, बाइंड करके एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। और अब अगर ये टी कंफर्मेशन वापस ओ कंफर्मेशन में चली गई, तो दिस बाउंड एटीपी विल बी रिलीज। सो यहाँ से हम देख सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि जो कंफर्मेशनल चेंजेस हो रही हैं इन अल्फा बीटा सब यूनिट्स के अंदर, वो कंफर्मेशनल चेंजेस एटीपी की प्रोडक्शन में रोल प्ले कर सकती हैं, बिकॉज इन कंफर्मेशंस के फ्लक्चुएट होने की वजह से आपका कोई सब यूनिट एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड कर सकता है, उनको रिएक्ट करवा सकता है, और फिर एटीपी को रिलीज भी कर सकता है। ठीक है। और ये जो कंफर्मेशनल चेंजेस आपके पास आनी है, ये कहाँ से आएंगी, इनका सोर्स क्या होगा, प्रोटॉन की मूवमेंट,
ठीक है, प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से सी रिंग में रोटेशन, और सी रिंग में रोटेशन एक्चुअली उनका जो गैमा शेफ्ट है, जो गैमा सब यूनिट है, उसमें रोटेशन करवाएगी। और जब गैमा सब यूनिट में रोटेशन होगी तो यहाँ पे जो आपका पॉइंटर है, दिस पॉइंटर ऑफ गैमा सब यूनिट, ये याद रखना है कि ये पॉइंटर ऑफ गैमा सब यूनिट, सपोज यहाँ पे मैं अगर इस पॉइंटर को इस तरह से हाईलाइट करती हूँ, ये आपके पास सपोज बीटा सब यूनिट है, दिस इज अल्फा सब यूनिट, उसके बाद अगेन बीटा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड अल्फा सब यूनिट। ठीक है, तो ये आपके पास F1 पोर्शन है, और यहाँ कहीं मेम्ब्रेन में ये F0 पोर्शन पड़ा हुआ है। तो जब इसमें रोटेशन होगी तो रोटेशन का मतलब है कि ये गैमा शेफ्ट भी रोटेट करेगी, और रोटेशन का मतलब है कि ये पॉइंटर जो पहले इस बीटा सब यूनिट की तरफ था, अब यहाँ से अलग होके ये इस बीटा सब यूनिट की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पॉइंटर को रिमूव करें, ठीक है, तो अब आपका ये पॉइंटर पॉइंटेड है टुवर्ड सेकेंड बीटा सब यूनिट। सो एक चीज आपने याद रखनी है कि पॉइंटर जिस बीटा सब यूनिट की तरफ आएगा, ये उस बीटा सब यूनिट को फोर्स करेगा कि वो अपनी कौन सी कन्फर्मेशन में जाए, एम्प्टी या ओपन कन्फर्मेशन में। बिकॉज यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है ना, ये उसको अप्रोच करता है, उसको हिट करता है। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स आपकी तीनों बीटा सब यूनिट्स में है। एक में आपकी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट सपोज ओ कन्फर्मेशन में है, दूसरे में टी में होगी, तीसरे में एल में होगी। ठीक है, सो ये कन्फर्मेशन डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जिस सब यूनिट की तरफ ये पॉइंटर होगा, ये गैमा शेफ्ट का पॉइंटर होगा, वो हमेशा एम्प्टी या ओपन कन्फर्मेशन में होगा, बिकॉज ये नीडल जो है इस पॉइंटर की, ये इस बीटा सब यूनिट को फोर्स करेगी कि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड अटैच ना हो। ठीक है, सो ये एक तरह की स्ट्रेस है जो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे इन दिस बीटा सब यूनिट। ओके, सो अब यहाँ से इस पॉइंट को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने ये रोटेशनल कैटालिसिस डिस्कस करूंगी। ठीक है, कि हम लोग सपोज किसी पर्टिकुलर मोमेंट में, ये वही F0 पोर्शन है, और ये ग्रीन कलर में आपके पास जो है वो गैमा सब यूनिट है, और उसकी नीडल, उसका पॉइंटर है। ठीक है, सो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में सपोज आपने एटीपी सिंथेज का रिएक्शन पढ़ना शुरू किया, और उस केस में आपने देखा कि आपके पास जो है वो सेल के अंदर, मैं 3 डिफरेंट कलर से इन 3 डिफरेंट अल्फा बीटा सब यूनिट को रिप्रेजेंट करती हूँ। सपोज दिस इज एल कन्फर्मेशन, यानी एक डाइमर आपका एल कन्फर्मेशन में है। सेकंड डाइमर हम ले लेते हैं, उसके लिए ये शेप लेते हैं, दिस डाइमर इज इन टी कन्फर्मेशन, और थर्ड डाइमर आपके पास सपोज इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड डाइमर आपके पास कौन सी कॉन्फर्मेशन में है, ओपन कन्फर्मेशन। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में आपने एटीपी सिंथेज का जो रिएक्शन है उसको पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैं बता देती हूँ कि ये आपके पास क्या है, गैमा शेफ्ट है, और इस गैमा शेफ्ट की इस टाइम जो नीडल है वो ऑब्वियसली इसकी तरफ होगी, इस बीटा सब यूनिट की तरफ, जो कि किस कॉन्फर्मेशन में, ओपन कॉन्फर्मेशन। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, सो अब मैं ये ऊपर जो डॉटेड लाइन है इसको रिमूव करके सिर्फ एरो आप लोगों के सामने जो है ये डिस्कस करूंगी, जिससे आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये एरो इटसेल्फ एक्चुअली क्या है, गैमा सब यूनिट है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप मैकेनिज्म इसका स्टार्ट करो तो इस केस में इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बीटा सब यूनिट है, इधर मैं लिख देती हूँ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट आपके पास सारे बीटा सब यूनिट्स के ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है वो फ्री रहेगी, बिकॉज इस केस में पॉइंटर इसकी तरफ है, तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं हो सकता। जो टी फॉर्म है आपके पास, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो कौन सा होगा, एटीपी, और इस केस में जो न्यूक्लियोटाइड होगा दिस इज एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ से आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया है। ठीक है, अब होता क्या है
कि जब प्रोटॉन्स मूव करते हैं, इसको अगर हम इस तरह से लिख लें, एटीपी एंड देन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये एटीपी अभी बना कैसे है ये भी आप लोगों को भी समझ आ जाती है। अच्छा, अब रिएक्शन हो रहा था और आपने उस रिएक्शन के दौरान ही इस एटीपी सिंथेज के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया और वो आपको इस फॉर्म में नजर आया, दिस इज फॉर्म ए। अब होता क्या है कि जब प्रोटॉन मूव करते हैं, जब प्रोटॉन वापस पी साइड से एन साइड में आते हैं, तो एक प्रोटॉन की मूवमेंट का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उससे पॉइंटर थोड़ा सा इस तरफ जाता है फिर इस तरफ जाता है। लेकिन जब टोटल 3 प्रोटॉन्स मूव करते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ, तो 3 प्रोटॉन्स के मूवमेंट के बाद आप इसमें टोटल 120 डिग्री का चेंज ऑब्जर्व करते हो। 120 डिग्री मीन्स कि आपके पास इतना कंफर्मेशनल चेंज आ रहा है जिसमें एक डाइमर की कंफर्मेशन दूसरे डाइमर ने अडॉप्ट कर ली। यानी होगा क्या कि प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से ये गैमा शेफ्ट रोटेट करेगी, और गैमा शेफ्ट ऑब्वियसली जब रोटेट करेगी 120 डिग्री पे, तो ये प्रीवियसली इस बीटा सब यूनिट की तरफ थी लेकिन अब ये इस बीटा सब यूनिट की तरफ आ चुकी है। ठीक है, रेड कलर में मैंने आप लोगों को जो शो करवाया, दिस इज आफ्टर मूवमेंट ऑफ 3 प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो अब ये वाला पॉइंटर अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरे बीटा सब यूनिट की तरफ जा चुका है। सो इट मींस कि यहाँ पे जो स्ट्रेस थी ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होगा, इस रोटेशन का इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे जो एटीपी प्रेजेंट है, दिस एटीपी विल रिलीज। ठीक है, और ये वाली कन्फर्मेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओपन कन्फर्मेशन। इसी तरह से जो कन्फर्मेशन प्रीवियसली एल फॉर्म में थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टी फॉर्म में, बिकॉज अब ये पूरी की पूरी कन्फर्मेशन इस पूरे मॉलिक्यूल की, इस पूरे जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स की कन्फर्मेशन में एक शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा। बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि एक टाइम पे कोई भी एक सब यूनिट जो है, सॉरी 2 सब यूनिट जो है वो एक जैसी कन्फर्मेशन अडॉप्ट नहीं कर सकते। सो अगर एक सब यूनिट ने ओपन कन्फर्मेशन अडॉप्ट की है तो ऑब्वियसली ये वाला सब यूनिट अपनी कन्फर्मेशन को लूज से टाइट में चेंज करेगा, बिकॉज इस केस में जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं, दे विल रिएक्ट एंड दे विल प्रोड्यूस एटीपी। और जो कन्फर्मेशन प्रीवियसली ओपन थी, ऑब्वियसली वो क्या करेगी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड करेगी और ओपन से किस कॉन्फर्मेशन में चली जाएगी, लूज कॉन्फर्मेशन में चली जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर दोबारा से 3 प्रोटॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो फिर से आपके पास ये चेंज आएगा। अब यहाँ पे आपने देखा था कि ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो चुके थे एटीपी, यहाँ पे एटीपी बन चुका था। तो दोबारा कंफर्मेशनल चेंजेस की वजह से जब ये पॉइंटर इस तरफ आएगा तो अब यहाँ से एटीपी को रिलीज करेगा। ठीक है, और रिलीज करने के बाद जो नेक्स्ट आपका सब यूनिट है जिसने एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड किया था, ये इन दोनों को रिएक्ट करवा के किसमें कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में। और वो कंफर्मेशन जो कि प्रीवियसली ओपन कंफर्मेशन थी, यहाँ पे आके क्या चीज बाइंड हो जाएगी, एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो है ये रोटेशनल कैटालिसिस चलती रहती है, जिसको आप इस डायग्राम से ज्यादा बेहतर जो है वो समझ सकते हो कि आपके पास सपोज जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, रोटेशनल कैटालिसिस को पढ़ना शुरू किया, तो उस मोमेंट में आपका एक सब यूनिट टी कॉन्फर्मेशन में था, दूसरा सब यूनिट एल कॉन्फर्मेशन में था और तीसरा सब यूनिट ओ कॉन्फर्मेशन में था। सो अगेन यू कैन सी कि ये ओ कन्फर्मेशन वाला जो सब यूनिट है, गैमा शेफ्ट की नीडल इसकी तरफ पॉइंटेड है और ये एम्प्टी है। ठीक है, जब 3 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव किए, 120 डिग्री का शिफ्ट आया। इस शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाली जो रेड में आपको कंफर्मेशन नजर आ रही है, शेप चेंज नजर आ रही है ना, यहाँ पे पहले कोई और शेप थी, अब यस कोई मैम। और शेप हो रही है। सो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंटर था ये रोटेट हुआ है। ये देखें, यहाँ से पॉइंटर इस सब यूनिट को छोड़ के इसकी तरफ आ गया, और यहाँ पे जो पहले एक एटीपी प्रेजेंट था, वो एटीपी इस पॉइंटर के यहाँ पे आने की वजह से, इस कंफर्मेशन के चेंज होने की वजह से फौरी तौर पे ओपन कंफर्मेशन में जाते ही एटीपी को रिलीज करवाएगा।
और बाकी आप अब कन्फर्मेशन खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट थे वो टी कन्फर्मेशन बन जाएगी, बिकॉज ये रिएक्ट करेंगे और एटीपी बना देंगे। और जो कन्फर्मेशन पहले एम्प्टी थी, जहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं था, ऑब्वियसली वहाँ पे ये रिएक्टेंट आके बाइंड कर जाए। ठीक है, सो अगेन आपके पास 3 प्रोटॉन्स की मूवमेंट के बाद दोबारा से ये जो पॉइंटर है ये रोटेट करता हुआ इस वाले जो सब यूनिट है यहाँ से इस सब यूनिट की तरफ पॉइंट होगा। और आपने देखा था कि अभी पिछले स्टेप में इस सब यूनिट में एक एटीपी बन चुका था। सो जैसे ही नीडल इसकी तरफ आएगी, तो ये बना हुआ एटीपी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और इसी तरह से जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो मिलके एटीपी, और जो एम्प्टी कन्फर्मेशन है वो दोबारा से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पिक कर ले। सो दिस इज हाउ कि रोटेशन ऑफ एटीपी सिंथेज की वजह से प्रोटॉन की मूवमेंट सी रिंग में रोटेशन करवाती है। सी रिंग में रोटेशन की वजह से आपका गैमा सब यूनिट रोटेट करता है। गैमा सब यूनिट में रोटेशन की वजह से आपके बीटा सब यूनिट अपनी कन्फर्मेशन चेंज करते हैं, मीडियम से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी को बाइंड करते हैं, उनका रिएक्शन करवाते हैं, एटीपी में कन्वर्ट करते हैं और थर्ड स्टेप में उसको रिलीज कर देते हैं। यानी हर एक अल्फा बीटा जो डाइमर है इस पूरे साइकिल में वो तीनों तरह की कन्फर्मेशन से गुजर रहा है। जैसे अगर आप सिर्फ इसको फोकस करो तो एक स्टेप में ये एल कॉन्फर्मेशन में है, दूसरे स्टेप में ये टी कॉन्फर्मेशन में है और तीसरे स्टेप में ये ओ कॉन्फर्मेशन में है। एल कॉन्फर्मेशन में इंटरमीडिएट्स या रिएक्टेंट्स को बाइंड करेगा, टी कॉन्फर्मेशन में उनका रिएक्शन करवाएगा और ओ कॉन्फर्मेशन में प्रोडक्ट को रिलीज करवाएगा। ठीक है, सो इस कंप्लीट साइकिल को जो है वो 360 डिग्री तक रोटेट होने के लिए टोटल कितने प्रोटॉन्स की मूवमेंट रिक्वायर्ड है, 9 प्रोटॉन्स। बिकॉज 3 प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से एक कन्फर्मेशनल चेंज आया है। एक कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब है सिर्फ आपका जो सब यूनिट है उसमें एक ही ट्रांजिशन आई है। फिर आपके पास दोबारा जब 3 प्रोटॉन्स की मूवमेंट होगी तो उससे अब ये जो सब यूनिट है इसने सेकंड कन्फर्मेशन को अडॉप्ट किया है, एल टी ओ, और वापस एल कॉन्फर्मेशन में जाने के लिए 3 प्रोटॉन्स की मूवमेंट रिक्वायर्ड है। सो इस पूरे के पूरे साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 9 प्रोटॉन्स को पंप होना पड़ता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और 9 प्रोटॉन्स का मतलब है कि इस प्रोसेस में टोटल कितने एटीपीज बनेंगे, 1 2 3। हर 3 प्रोटॉन्स के रिस्पॉन्स में 3 प्रोटॉन्स जब वापस आएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सो इन 3 प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से आपके पास कितने एटीपीज बनेंगे, एक एटीपी। अब बच्चों एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों के सामने क्लियर करनी है, अभी मैंने जो थियोरेटिकली आप लोगों के सामने एक जो है वो ये पैटर्न लिखा है कि 3 प्रोटॉन्स की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूवमेंट फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रोड्यूस करती है 1 एटीपी। ठीक है, ये कैलकुलेशंस मैंने इसी तरह से भी आप लोगों के सामने बताई हैं, लेकिन अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ और मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि नो, 4 protons की मूवमेंट रिक्वायर्ड है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, सो 3 प्रोटॉन्स तो मैंने खुद देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं कि यस 3 प्रोटॉन्स तो चाहिए होते हैं, बिकॉज अगर वो 3 प्रोटॉन्स मूव नहीं करेंगे तो कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं आएंगे, और अगर कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं आएंगे तो इसका मतलब है एटीपी नहीं बनेगा। सो एक एटीपी को बनाने के लिए कम से कम 3 प्रोटॉन्स का मूव करना जरूरी है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, 4 प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड है। सो 4 प्रोटॉन एक्चुअली किस लिए चाहिए होता है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास बच्चों जो एटीपी प्रोडक्शन का पाथवे है ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके कैरियर्स और एटीपी सिंथेज जो है ये प्रेजेंट है।
ठीक है, जिसने एटीपी की प्रोडक्शन करवानी है। बट क्वेश्चन इज कि एटीपी को बनाने के लिए जो प्रिकर्सर्स हैं, इन्होंने सेल के साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो एंटर होना है ना। इमेजिन करें कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो सोर्स है NADH और FADH2 वो तो अवेलेबल है, जो कि TCA साइकिल की वजह से बन रहे हैं। ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आके अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। सपोज NADH ने रिलीज किए, और इन इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से इन इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से आपके पास जो है प्रोटॉन पंपिंग शुरू हो जाती है, यानी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये एज अ प्रोटॉन पंप भी एक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ साथ प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ा देते हैं। यही अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं। और बाद में एटीपी सिंथेज इन प्रोटॉन्स को यूज करते हुए, इनकी एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी की प्रोडक्शन करवाता है। बट इमेजिन कि अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही अवेलेबल नहीं, तो एटीपी क्या खाक बनेगा? तो इसका मतलब है कि इन रिएक्टेंट्स, इन प्रिकर्सर्स की कंसंट्रेशन भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मेंटेन होनी चाहिए। साइटोसोल से इनको कॉन्टिन्यूसली माइटोकॉन्ड्रिया में ऐड होना चाहिए, ताकि वहां पे आपके एंजाइम को ये सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हों जिनको रिएक्ट करवा के इसने एटीपी बनाना है। और ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंटर कैसे होती हैं? सपोज ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन। और अब ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि इस मेम्ब्रेन में आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। उसके बाद हम आ जाते हैं एटीपी सिंथेज की तरफ। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सेस और इन एंजाइम्स के अलावा आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक ट्रांसपोर्टर आपके पास है जो कि एडीपी की मूवमेंट करवाता है, और दूसरा ट्रांसपोर्टर आपके पास है जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मूवमेंट करवाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में शायद मैंने ये चीज़ आप लोगों के सामने डिस्कस भी की थी कि ट्रांसपोर्टर्स की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। दिस इज एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज विच इज एन एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि किसी एक मॉलिक्यूल को अगर इनसाइड किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनेली मूव करवा रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में किसी दूसरे मॉलिक्यूल को आउटसाइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज है ये एडीपी को इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेके आता है, और जो एटीपी यहाँ पे बन रहा है, बिकॉज अगर एटीपी यहाँ पे एक्यूमुलेट रहेगा, हाई कंसंट्रेशन में रहेगा, तो ये फीडबैक इनहिबिशन करवा सकता है। ये टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर सकता है। तो बजाय इसके कि वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक्यूमुलेटेड रहे, ये एंजाइम, ये ट्रांसपोर्टर उसको बाहर निकाल देता है, जहाँ से ये सेल की बाकी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो ट्रांसलोकेज एंजाइम है आपके पास, इसने, ये तो मैंने बता दिया कि ये सिंपली एक एंटीपोर्टर है जिसने एडीपी को इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया लेके आना है, और यहाँ पे जो एटीपी बन रहा है उसको माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर लेके जाना है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रोटॉन यूज नहीं हो रहा। लेकिन जो आपके पास सेकेंड ट्रांसलोकेज है जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके आता है सेल के अंदर, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ऑलरेडी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और इन प्रोटॉन्स के पास एक रूट तो ये एटीपी सिंथेज का प्रोटॉन चैनल है। ठीक है, एक रूट ये है जिसमें एक एटीपी को बनाने के लिए 3 प्रोटॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, सो 3 प्रोटॉन्स का रूट मैंने क्लियर कर दिया। जो 4th प्रोटॉन है ना, वो 4th प्रोटॉन आपका ये वाला ट्रांसलोकेज यूज करता है, विच इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ट्रांसलोकेज, जो कि एक प्रोटॉन को, दिस इज एक्चुअली अ सिम पोर्टर,
सिम पोर्टर ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल्स की या दो स्पीशीज की मूवमेंट करवाते हैं साइमल्टेनियसली। सो ये अकेले इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, बल्कि हमेशा उसके साथ एक प्रोटॉन भी ट्रांसफर करवाएंगे। ठीक है, सो एक प्रोटॉन आपके इन दो सबस्ट्रेट्स में से एक सबस्ट्रेट को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लाने के लिए यूज होगा। सो अगर आप काउंट करें तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से टोटल 4 प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं ना मैट्रिक्स में फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। सो ओवरऑल आप कह सकते हो कि 4 प्रोटॉन्स का मूव करना जरूरी है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। सो अब इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए कि 1 एटीपी रिक्वायर्स 4 प्रोटॉन्स, उनका मूव होना जरूरी है, इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अब आप लोग देखिएगा कि व्हाट इज पीओ रेशियो। थैंक यू। ठीक है, इसकी बेस पे पीओ रेशियो आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पीओ रेशियो होती क्या है। सिंपल जो इसकी एक डेफिनेशन है, दिस इज नंबर ऑफ एटीपीज फॉर्म्ड। ठीक है, ये पी एक्चुअली एटीपीज से है, नंबर ऑफ एटीपीज जो कि बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे बाय द ट्रांसफर ऑफ electrons from a donor। ठीक है, डोनर आपके पास है NADH या FADH2 टू फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीजन। यानी डोनर से एक्सेप्टर तक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना, सो इस ट्रांसफर रिएक्शन के रिस्पॉन्स में कितने एटीपीज बनेंगे, इसको आप क्या कहते हो, पीओ रेशियो। सपोज अगर मैं कहती हूँ कि व्हाट इज पीओ रेशियो ऑफ NADH, तो पीओ रेशियो क्या होगी कि NADH से ऑक्सीजन तक जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पॉन्स में कितने एटीपीज बनते हैं। दिस इज द पीओ रेशियो ऑफ NADH। इसी तरह से अगर आप FADH2 की बात करते हो, तो FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन को ट्रांसफर होते हैं, सो इस प्रोसेस के दौरान कितने एटीपीज बनेंगे। दिस इज पीओ रेशियो ऑफ FADH2। ठीक है, ये इसकी पीओ रेशियो है। अब हम इस पीओ रेशियो को यहाँ से बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि NADH और FADH2 पंप करता है ये याद है तो, ठीक है, सपोज ये मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्रॉ कर रही हूँ उस केस में जब आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, या आपके पास जो डोनर है वो डोनर कौन सा है, NADH। ओके, सो अब होता क्या है कि जब NADH आपका स्टार्टिंग मटेरियल है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के साथ जब बाइंड करता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाता है, सो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज के दौरान 4 प्रोटॉन्स ये पंप करवा देता है। ठीक है, और यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन रिड्यूस हुआ, कॉम्प्लेक्स 3 अगेन आपके 4 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके साइटोक्रोम C के थ्रू जब कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचेंगे और कॉम्प्लेक्स 4 उन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली ऑक्सीजन तक भेजता है और हाफ ऑफ ऑक्सीजन को रिड्यूस करवाता है। तो इस प्रोसेस में आप ओवरऑल अगर काउंट करो तो कितने प्रोटॉन्स की पंपिंग हुई है, 10 10 प्रोटॉन्स। सो NADH ने टोटल कितने प्रोटॉन्स पंप किए, 10 प्रोटॉन्स। और हमने अभी कैलकुलेट किया है कि अगर आपके पास जो है वो एक एटीपी बनना है तो एक एटीपी की प्रोडक्शन के लिए 4 प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, या 4 प्रोटॉन्स मूव करेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सो इसका मतलब है कि ये 10 प्रोटॉन्स मैक्सिमम कितने एटीपीज बना सकते हैं, 2.5 एटीपीज। सो दिस इज द पीओ रेशियो ऑफ NADH।
कि NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन तक तो उसके रिस्पॉन्स में ये इतने प्रोटॉन्स पंप करता है जो कि फाइनली 2.5 ATPs बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पीओ रेशियो कैलकुलेट करते हो FADH2 की, जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स 1 तो यूज नहीं होगा। ठीक है, सो इस केस में मैं यहाँ पे इसको इग्नोर करें। सो FADH2 से जब इलेक्ट्रॉन यूवी किनोन की तरफ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, तो उस केस में टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोटॉन्स पंप होंगे। ठीक है, और एक एटीपी की प्रोडक्शन के लिए आपको कितने प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं? 4। सो दीज 6 प्रोटॉन्स कैन मेक 1.5 ATP। सो दिस इज पीओ रेशियो ऑफ FADH2। सो अब आप लोगों को पता चला कि जो मैंने एक दफा क्वेश्चन भी रेज किया था कि NADH और FADH2 से बनने वाले जो ATPs हैं ये डिफरेंट क्यों होते हैं? हालांकि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देती है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट जो डिफरेंस आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो वो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का है। जितना कोई स्पीशी ज्यादा प्रोटॉन पंपिंग करेगी उतना ही उसका एटीपी प्रोडक्शन का जो काउंट है वो भी ज्यादा होगी, यानी इन अदर वर्ड्स उसकी पीओ रेशियो उतनी ही ज्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान जितनी प्रोटॉन पंपिंग होगी, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हीं प्रोटॉन्स ने ही आपकी हेल्प करनी है एटीपी प्रोडक्शन। तो अगर कम प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं तो पीओ रेशियो भी कम होगी, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं तो पीओ रेशियो भी ज्यादा होगी।